अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन अदलिया के लिए बोल में मुदस्सिर इकबाल हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ये होता है कि एक आइन है और आइन और कानून पर अमल है और वही सही है, दुरुस्त है और ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ताकतवरों का अलमिया यह है कि वो उनके मफाद, उनकी मर्जी और उनकी मंशा के ख़िलाफ़ जो कुछ है वो आइन से मावरा है। आइन को अपने मफादात पर कुर्बान किया जा रहा होता है। यही पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है कि जब एक आइन और कानून के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फैसला दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन का, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, लेकिन उसके बाद जिनकी जिम्मेदारी है बतौर इंतज़ामिया यानी कि हुकूमत, वो और सबसे बढ़कर पार्लिमान जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा है, वहाँ पर उसी अदलिया के हवाले से, उन फैसलों के हवाले से मजम्मती करारदादें मंजूर की जा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि इस फैसले को नहीं माना जाएगा। अगर ये सूरत हाल हो तो पर रियासतों का बका भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत सख्त ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आइन और कानून पर ही रियासतें जो हैं वो वजूद रखती हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर कानून मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो क्यों कहा जाता है कि बनाना रिपब्लिक। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है आरिफ चौधरी साहब ने। आरिफ चौधरी साहब भी सीनियर कानूनदान है और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं। शुएब साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, मेरे जैसे एक तालिब इल्म वो जब ये देखता है कि रियासतों का वजूद तो आइन और कानून है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन है, और उसको एक आम आदमी तोड़ता है, उसके लिए सज़ा है, उसको पकड़ कर अदालत सज़ा देती है, एक मामला है। लेकिन जब सर खुद किसी रियासत के सबसे जो मजबूत पिलर जिसे कहा जाता है वो सबसे पहले मुकन्ना है, तो पार्लियामान ही अगर रूल्स एंड रेगुलेशन और आइन को तोड़े। देखिए, मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुख्तदर तबकों और हलकों ने माजी से सबक नहीं सीखा। आज अगर आप माजी के ज़रूकों में जाएं तो 1950 में इंडिया ने अपना आइन बनाया, हमने 56 में बनाया जो 2 साल भी नहीं चला। 58 में अयूब खान ने उसको मार्शल लॉ लगा के उसको बहस कर दिया और एब्रोगेट कर दिया। 62 में सदारती निज़ाम वाला बड़ा रूरा लंगड़ा किस्म का आइन बनाया, उसको 1969 में याया खान ने ख़त्म कर दिया, पहले मुअत्तल किया, एब्रोगेट कर दिया। और उसके बाद जो इलेक्शंस हुए जिसने 168 सीटें जीती शेख मुजीब की पार्टी ने, हमने उसको इख्तदार देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं था और उस वक्त की मुख्तदर तबके और हल्के उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। बिलाखिर 86 वाली सीटों को इख्तदार जब हमने देने की कोशिश की तो मुल्क 2 लख्त हो गया। फिर वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ख़ास मरकज़ था, 77 में मार्शल लॉ लगा दिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया और 79 में जुडिशल मर्डर कर दिया गया उसका। उससे आगे हम आते हैं तो बहरहाल 11 साल तक के लिए 90 दिन का वादा करके ज़ियाउल हक साहब ने इलेक्शन नहीं कराए और 11 साल बाद फिर जमहूरियत लूली लंगड़ी सी बहाल हुई। चलते चलाते आगे चलता है तो 99 में 12 अक्टूबर 99 में फिर मार्शल लॉ लग गया और मुशर्रफ साहब के 2 मार्शल लॉ में 2 दफ़ा आइन मुअत्तल हुआ, उसमें कई दफ़ा अमेंडमेंट्स आई। अब हम ये समझ रहे थे कि अब 75 साल गुजरने के बाद हमारी जमहूरी और सियासी ताकतें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुख्तदर तबके और हल्के अब इतने मशहूर हो गए होंगे कि कम से कम ये बातें तो वो समझ चुके होंगे। और इन हालात में जबकि अदलिया आज आज़ाद है और हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं कि जिस तरह उमरता बंदयाल के बेंच ने ये फैसला दिया है वो काबिल तहसीन है और वो इस फैसले पे अमल दरामद ज़रूर कराएंगे। लेकिन जो कल वारदात की है इन्होंने और जो वाक़या पेश आया है, आर्टिकल 68 अगर आप पढ़ें तो आइन के मुताबिक ये किसी जज के कंडक्ट को या किसी अदलिया पे ये तनकीद नहीं कर सकते, ना ही कोई बात कर सकते हैं। इन्होंने एक लूली लंगड़ी किस्म की रेजोल्यूशन पास कर दी 43 अफराद के साइन से। अब 243 के ईवान में 43 बंदों के साइन से एक रेजोल्यूशन पास कर दी अदलिया के ख़िलाफ़, या कि हम उस जजमेंट को नहीं मानते। रेजोल्यूशन की कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जैसे अभी ये केस भी था,
90 डेज में हर हाल में इलेक्शन होने हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए थे। नंबर 1 कि क्या ECP को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये अख्तियार है कि वो अपना कोई ऑर्डर पास कर दे, डेट दे दे, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने तक तो वो कहते थे कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम डेट दे सकें। आइन और कानून की रूह से उनके अपने वकीलों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि प्रेसिडेंट की दी हुई डेट को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा सवाल आया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज का मैंडेट है। उन्होंने सबने माना कि हाँ जी वो है। तो बाकी फिर टेक्निकलिटीज में इधर उधर भागने की और छुपने की कोशिश करते रहे। तीसरी बात आए कि जो रीजंस ECP ने दिए हैं कि क्या वजारत खजाना के पास पैसे नहीं है और दिफा जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता, या खाली हीले बहाने। जब जज साहब ने 4 सवाल किए तो दोनों सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा के पास कोई बात नहीं थी, जवाब देने को भी कोई रीजन नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो कुछ करने जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक खेल और गेम है। आरिफ चौधरी साहब, एक मुकदमा है, एक तरीकाकार है, अदालतों का एहतराम होता है कि अदालत में पेश हुए हैं, ज़मानत है। एक नया मुकदमा जिसके बारे में इल्म ही नहीं, वहाँ से पकड़ के उधर डाल दिया, वहाँ से ज़मानत हो रही है। तो ये अदलिया के हवाले से भी है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हुकूमत है, वो इस किस्म का काम कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि फैसले सुप्रीम कोर्ट के अगर ना माने जाएं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐवाने यानी पार्लियामेंट के अंदर जो ऐवाने ज़ेरी है हमारा, यानी ऐसा ऐवान जिससे कानून साजी करनी है और अदलिया की इज्जत के लिए, वकार के लिए खड़े होना है, अगर वहाँ आपको ये आवाज़ें सुनाई दें और यानी सारे के सारे मिलके जो लफ्ज़ हो सकते हैं वो अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल करें तो ही ना मेज, जबकि आर्टिकल 68 जो है क्लियरली मना करता है कि किसी तरह की भी कोई गुफ्तगू जो है अदलिया के जजेस के उस कंडक्ट के बारे में जो उनका फैसले के बारे में करते हुए अदालत की कार्रवाई से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो जब देखिए ऊपर से मामला चलता है, जब नजर आता है सबको, तो नीचे वो समझते हैं कि जनाब किसकी मजाल है, चाहे एक SHO की, कि वो जनाब पर्चे दर्ज ना करे, जारी मुकदमा दर्ज ना करे, क्योंकि उसे ये हुक्म दिया जाता है कि आपने इस शख्स को पकड़ना है और फिर उसके बाद आगे पूरा एक सिस्टम है कि पकड़ के मुंह पे कपड़ा डालना है, फिर वहां लेके जाना है, फिर वहां से वहां लेके जाना है। पूरी की पूरी एक स्कीम होती है और जिस तरह रुसवा किया जा सकता है लोगों को वो किया जा रहा है। और उसका नतीजा क्या है, मैं आपको एक अर्ज करूं कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की जो अब जग हंसाई तो बात पीछे रह गई है, जो दुनिया मातम कर रही है कि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर इंसानों की इज्जत पामाल हो रही है, शहरी आज़ादियाँ, शख्सी आज़ादियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। फंडामेंटल राइट से महरूमी के बारे में तो आज पूरी दुनिया जो है वो मुत्तहिद है कि किसी मुल्क में भी हो इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि इंसानों ने ये बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ ये हकूक हासिल किए हैं। पाकिस्तान अपने आप को एक ऐसी इकाई के तौर पर रखना चाहता है, एक ऐसे यानी यूनिट के तौर पर कंडक्ट करना चाहता है कि जनाब जिसका दुनिया से नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप बात करें चौधरी साहब के, जो पूरी दुनिया में फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही होती है, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ऐवान में और पार्लियामान में बैठकर उनके खिलाफ करारदादे हो रही। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। इलेक्शन सादा सी एक बात है, सादा सा एक मामला है और उसके बारे में हुक्म दे दिया, लेकिन जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो भी पार्लियामान में, फिर काबीना में और आज सलामती कौंसिल कमेटी में, इस किस्म की अगर चीज़ें हों तो फिर सर रियासत की सूरत हाल क्या हो? देखिए, ये जो कल पार्लियामेंट में तकरीरें हुई हैं ये बिल्कुल नामुनासिब हैं और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में आती हैं। मुझे एहसास है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करने की गुंजाइश होती है और होनी भी चाहिए। मैं खुद पार्लियामेंटेरियन हूँ, लेकिन आइन का एक आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है जो कॉन्डक्ट ऑफ दी जजेस के बारे में परहेज के लिए कहता है, इजाजत नहीं देता। एक नंबर 2, हमारे आइन में एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है
जो अदालत का काम है वो अदालत को करने दीजिए। अदालत का काम है आइन की तशरीह, और इस फैसले में अदालत उज़्मा ने आइन की तशरीह की है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। तो ये इनका फैसला नहीं है, ये आइन का हुक्म है, ये आइन की तशरीह है जो ये हुकूमत पीडीएम की सरकार मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार क्यों नहीं है? इसलिए तैयार नहीं है कि ये इंतखाबात से फरार चाहते हैं, ये इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फिर ये करारदाद लेके आ जाते हैं। इस करारदाद की मेरी नजर में कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये इनकी एक ढाल बनाने की कोशिश की है। वजीर आजम ने एक ढाल पैदा करने की कोशिश की है, अदालत के फैसले पर अमल दरामद न करने का एक बहाना तलाश किया है। अदरवाइज इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हैसियत नहीं है। ये फैसला फाइनल है, इस पे अमल दरामद होना है, यही आइन कहता है और यही हमारी ख्वाहिश है कि आइन के मुताबिक हम आगे बढ़े। सर, आइन भी कह रहा है, आपकी भी ख्वाहिश है और यही रूल है, लेकिन सर हुकूमत आप समझते हैं कि वो होगी इलेक्शन कमीशन के साथ, उसके इदारे जिन्होंने सिक्योरिटी या फिर फंड्स देने हैं? तो ये सर इतना सादा लग रहा है कि इलेक्शन के मामला जो एक आइनी तौर पर चीज़ है वो हो पाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उन्होंने 1 मार्च को भी किया था, दोबारा वजाहत कर दी है। जो इलेक्शन कमीशन की दिक्कतें थी और उन्होंने पेश की थी, उनका उन्होंने हल पेश किया है। इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार दिया है कि अगर उन्हें कोई मुश्किल पेश आ रही है तो हमारे सामने आए और अपनी रोदात हमारे सामने रखें, हम उसका हल तलाश करेंगे। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, साफ शफाफ इलेक्शन करवाना, आइन वाज़े है और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम कर चुका है। जब उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, जो उन्होंने उसको शेड्यूल को मॉडिफाई किया, उसको तस्लीम कर लिया, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट आइन वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट वाज़े है, इलेक्शन कमीशन ने सरेखम उसको तस्लीम कर लिया है और जितनी लीगल फ्रेटर्निटी है उसका व्यू भी ये है। अब इसके रास्ते में जो रुकावट बन रहा है या बनने की कोशिश करता है वो आइन शिकनी कर रहा है और इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है कि वो आर्टिकल 220 को इन्वोक करे और जितनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है they have to come in aid of the election authority ताकि वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सके। सर, पीडीएम की जानिब से इलेक्शन के बायकॉट की बातें कुछ सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें, अगर बायकॉट होता है, इलेक्शन होता है, तो फिर तो बिल्कुल ही इलेक्शन अलग होगा, आप अकेले इलेक्शन में होंगे, वो नहीं होंगे। तो सर ऐसे इलेक्शन का फिर क्या मुस्तकबिल और फ्यूचर है? अर्जी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी उन्होंने बायकॉट का फैसला नहीं किया। आज सुबह उन्होंने वजाहत की है कि नून के कैंडिडेट्स को हमने कोई हिदायत नहीं दी कि अपनी दरखास्तें वापस लें, यानी कि उनने अपनी दरखास्तें अगर रखी हुई हैं तो फिर बायकॉट तो ना हुआ ना। अगर बायकॉट करादा होता तो अभी ऐलान कर दें कि हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं वो विड्रॉल टाइम से पहले अपनी दरखास्तें वापस ले लें, वो बायकॉट को अमली शक्ल आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आप तारीख से सबक लीजिए, 1985 में पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था, आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं। इलेक्शन फिर भी हो गए थे, इलेक्शन के कैंडिडेट तो मौजूद होंगे, सिर्फ पीटीआई के नहीं होंगे, और पार्टीज भी हैं, इंडिपेंडेंट्स भी हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन तो हो जाएगा। जो नहीं लड़ना चाहता कोई जबरदस्ती तो नहीं लड़वा सकता उनको। सही। अच्छा, आप वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी रहे हैं, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, हुकूमत की पूरी कोशिश इलेक्शन ना होने पर और आप लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात पर है। एक जानिब अभी तक IMF के जो मुआहदा है वो नहीं हो पाया है, तो सर ये पूरी दुनिया नहीं देख रही होती कि किस मुल्क के साथ अगर हमने कर्ज़ देना है IMF ने और बाकी ममालिक ने उसी गारंटी के ऊपर चीज़ें देनी हैं तो वो फिर मुमकिन नहीं होगा। तो ये मुआशी सूरत हाल मज़ीद दगरगूं होती नहीं नज़र नहीं आ रही कि अगर इलेक्शन हुकूमत रुकावट डालती? देखिए, हुकूमत तो रुकावट डालने की पूरी कोशिश कर रही है, उनकी नीयत वाज़े है।
ने वॉशिंगटन जाना था, उन्होंने वहाँ उनकी मीटिंग्स तय थी, जो स्प्रिंग मीटिंग्स है IMF की, वो उनमें शामिल होना था, वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ और दीगर इदारों के साथ उनकी मीटिंग्स तय हो चुकी थी। आज मैं पढ़ रहा हूं कि उन्होंने न जाने का फैसला किया है और गालिबन वो कह रहे हैं कि हमारी जो दाखिली सियासी सूरत हाल है वो उनको इजाजत नहीं देती और फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है वो नुमाइंदगी करेंगे। अब उनका वो लेवल नहीं है, वो फेडरल मिनिस्टर का लेवल नहीं है, तो उनको लोअर लेवल के लोग मिलेंगे। ये पाकिस्तान के मफाद भी नहीं होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इतने ठोस इकदाम नहीं है मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए, और दूसरी जगह जो अहम तरीन फोरम है उस पे आपके वजीर खजाना जाने को तैयार नहीं है। तो ये आपके सामने एक डायकॉटमी जो है वो आपके सामने आ गई। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद होना है नहीं होना, असेंबली में करारदाद पेश करते हैं, सिर्फ 42 लोगों ने इसको साइन किया। 132 MNA असेंबली में मौजूद था, उसकी हाजिरी मौजूद है और सिर्फ 42 ने साइन किया है। बाकियों ने साइन क्यों नहीं किया? शायद वो समझते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं हिमाकत कर रहे हैं, ये कानूनी गलती कर रहे हैं, ये सियासी गलती कर रहे हैं और समझदार लोगों ने साइन नहीं किया। सही। अच्छा शाह साहब, आखिर में इमरान खान साहब ने खातून जज के हवाले से एक बात की और उन्होंने तकरीर में, और उसके बाद उनके खिलाफ एक पूरा मुकदमा वो पेश भी होते रहे और सारी चीज़ें, लेकिन अब सरबराहान प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया के प्रोग्राम, पार्लियामान का फ्लोर और वो जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, आप इस समझते कि अब भी तौहीन अदालत के मामलात हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा भी इस वक्त कर रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जिसे कहते हैं ना जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। वो बड़े समझदार लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, मंझे हुए लोग हैं और वो समझते हैं कि इनकी चाल क्या है। हुकूमत कोई ना कोई इस वक्त तमाशा चाहती है, कोई ना कोई बहाना चाहती है इंतखाबात से फरार होने का। वो मैं नहीं समझता कि उनको कोई बहाना फराहम करना चाहते हैं। तो वो बहुत सी चीजें जो कड़वी भी हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ी फराख दिली और बड़ी खंदा पेशानी से। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन। हम के लिए बोल खुसूसी ट्रांसमिशन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये जो करारदाद वहाँ मंजूर हुई और साथ कहा गया कि वज़ीर आज़म इस पर अमल दरामद न करें, इन करारदादों का और इन तमाम तर मामलात का जो पार्लियामान में हुई हैं, क्या कानूनी हैसियत है सर? क्या वज़ीर आज़म अब पाबंद हो गए हैं कि पार्लियामान में करारदाद होगी कि वो अब इस पर अमल पैरा ना हो? इंतज़ामिया अब इसके ताबे हो गई है कि वो अमल पैरा ना हो? पार्लियामेंट को सिर्फ इख्तियार आइन साजी का है और पार्लियामेंट जो है उसकी बाकी सारी करारदादें और बाकी सारी कार्रवाइयाँ जो है वो आइन साजी के अलावा या कानून बनाने के अलावा वो सारी की सारी उनकी परसुएसिव हैसियत हो सकती है। और ये जो आज उन्होंने ये कल पास की है उसकी बुनियादी वजह ये थी कि शहबाज शरीफ साहब इतने ज़्यादा खौफजदा हैं कि वो समझते हैं, अब भी उनकी हालत ये है कि जी अदालत में मैं जाऊँगा तो मैं तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा हुआ। अदालत का उन्हें यूसुफ रजा गिलानी साहब का अशर याद है और उस वक्त उनका अपना जो स्टांस था वो भी उन्हें याद है, उनके भाई का जो स्टांस था वो भी उन्हें याद है। तो इस वजह से वो अपने तौर पर बज़ोर में ख्वाहिश एक ताकत अपने साथ लेके जा रहे हैं कि जनाब मैं अकेला नहीं, मुझे तो पार्लियामेंट ने ये कहा है। क्योंकि ये ड्रामा करने के जिस अंदाज में ये करते हैं वो मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की सतह पे पहुंचते हुए तो आपको कम अज़ कम कुछ अंदाजा होना चाहिए कि लोग इसको समझते हैं और ये आपने अदालत में जाना है, यानी अदालत में जाने से पहले एक ताकत है कि मैं अकेला नहीं जनाब, मुझे मैं तो करना चाहता हूँ जनाब, मुझे पार्लियामेंट मैं मजबूर हूँ, मुझे पार्लियामेंट ने ये कहा है। आप पार्लियामेंट कोई ऐसा हुक्म नहीं दे सकती किसी को भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कि जनाब आप आइन पे अमल दरामद ना करें या आप अदालत के किसी हुक्म पर अमल दरामद ना करें। अगर पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार होता तो आइन बनाने वाले जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनको अदालत में ना तलब किया जाता उस जमाने में जब वो आइन बना चुके थे और उस वक्त यानी उन्होंने ये आर्टिकल 68 और 69 दोनों मौजूद थे।
लेकिन जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्हें भी बुलाया गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो मामला तय हुआ था। इसलिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये किस्मत होती है किस शख्स के जिम्मे क्या लिखा होता है। यानी अभी ये जो हमारे जिन्होंने बड़े शौक से जाके इक़्तिदार संभाला, बड़ी खुशी से गए, उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये इक़्तिदार बेसिकली जो उन्हें मिल रहा है ये उनकी मुस्तकबिल की सियासी मौत है। और जिस तरह के अमल से वो गुजर रहे हैं, इस अमल के नतीजे में मुझे इसके सिवा कोई चीज नजर नहीं आती कि वो सियासी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। और आपका क्या ख्याल है कि पार्लियामेंट को तो छोड़े, एक शख्स जो बाहर बैठा है, जो सजा याफ्ता है, कॉन्विक्ट जो है, वो हुक्म दे सकता है कि इस तरह करें और फलां के खिलाफ कार्रवाई इस तरह करें। और जजेस की तकसीम का हवाला देना, जजेस को तकसीम करने की कोशिश करना, किसी को ये कानून इजाजत नहीं देता, आइन इजाजत नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह डिवाइड करके करें कि जी, और अपने तौर पर उसकी ये तौजी पेश करें कि ये 2 का था या 3 का था। ये इख्तियार ही नहीं किसी को दिया हुआ। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, चाहे जिसने फैसला किया हो या 15 के 15 जजेस जो है सारे मिलकर फैसला करें, उसकी वही आईनी हैसियत है जो इन 3 लोगों के, 3 जज साहबान के किए हुए फैसले किया है, वो 15 की भी वही हैसियत होगी। इसलिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले को रिव्यू ना करे, वो नाफिजुल अमल रहता है। और एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, जो लोग तवक्को कर रहे हैं कि शायद ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो इनका साथ देगी, मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट इनका साथ इस मामले में दे सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब वो न्यूट्रलिटी वाला मामला खत्म है, क्योंकि जब मामला हो आइन का, तो आइन का मामला है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जिस ने कसम उठाई है, वो कभी ये नहीं कर सकता कि वो उस आइन को जब वो टूट रहा हो और उसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाला जो है वो तोड़ने वालों का साथ दे और वो आइन के ऊपर अमल दरामद ना करे। जो है ना, जब आइन और पाकिस्तान का हवाला हो तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लेकिन अज़हर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अज़हर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। करारदादें सर पार्लियामान से पास हो रही हैं, वज़ीर कानून बैठकर इंटरनेशनल मीडिया को अपनी सुप्रीम कोर्ट, उसके फैसले, उसके चीफ जस्टिस, उनके हवाले से जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो आपने सारा देखा है। इससे सर क्या जो हुकूमत, यानी जो इस वक्त रियासत को चला रहे हैं नज़्म व नस्क, वो ये काम करें तो फिर क्या असर होगा इस सिचुएशन में? बहुत शुक्रिया। दुख और तकलीफ तो छोटा लफ्ज है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसे लोगों के हाथों में है जिसे ना आइन और कानून आता है। वैसे तो आइन पाकिस्तान 1973 अंग्रेजी में है, और मैं तो बारहा कहता हूँ कि उर्दू में, पंजाबी में, फारसी में, सराइकी में, अरबी में, हिंदी में ये पढ़ाया जाए तो शायद मुनासिब होगा। यहाँ ग्रेजुएशन की तालीम इसलिए लगाई थी कि पार्लियामान के अंदर जो है ना पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन अब ये फैसला यही हो गया है कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का कॉन्सेप्ट चलाया जाए। और मैं तो आपको बताता चलूं कि मैंने अभी एक नोट मरासला जो है वो हर साल कर दिया है, जो वज़ीर आज़म को, सेक्रेटरी कैबिनेट को गया है, सदर पाकिस्तान को उसकी कॉपी भिजवाई है, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, कि जिसमें काबीना के मिनट्स ऑफ द मीटिंग और क्या फैसला हुआ, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है उनकी, वहाँ की किसने ये अपना मूव किया, किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इस तरह रद्द किया जाए। It is basically a contempt of court in term of Article 204 of the Constitution। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला है आइन के आर्टिकल 189 के तहत हर एक इदारे के ऊपर पाबंद है उसके अमल दरामद। आर्टिकल 190 कहता है everybody has to act in aid of Supreme Court। यहाँ पर कतल कलामी की माफी, मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूंगा, क्या पार्लियामान में भी की गई गुफ्तगू के हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हो सकता है? जी बिल्कुल। वो आर्टिकल 68 का अगर पढ़ लें, लिखा हुआ है कि जजेस के कंडक्ट के बारे में अदालतों में बात नहीं होगी, वो प्रोसीडिंग सिर्फ लेना चाहते हैं। देखिए, 2 चीजों का मैं फर्क डालता, जो मैं पहली बात कर रहा हूँ काबीना के हवाले से। काबीना के हवाले से तो मैंने वजूहात मांग ली है, दें भिजवाएं मुझे फौरी तौर के ऊपर, ठीक है जी। और जो ये लेटर मैंने लिखा है इसकी कॉपी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली को भिजवाइए। ये प्रोसीडिंग जो नेशनल असेंबली के अंदर जो प्रोसीडिंग रेजोल्यूशन पास हुई है वो सेपरेट इशू है कैबिनेट की हद तक तो। और कैबिनेट को कहा गया है उस करारदाद के जरिए कि जिसकी हैसियत कोई नहीं, और उस करारदाद को बेस बनाना चाहते हैं आर्टिकल 69 के तहत।
और आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब गैर कानूनी काम आपने लिया तो इंटरफियरेंस की और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सेट असाइड, जो रेजोल्यूशन पास की थी डेप्टी स्पीकर ने वो सेट असाइड कर दी। तो ये ब्लैंकेट पावर नहीं है इनके पास जो लेकर चल रही है। तो दोनों चीजों को अगर सामने रख के देखा जाए, इसलिए मौका दिया उनको कि अभी तक उन्होंने रिबट नहीं किया। जो चीज टीवी और चैनल पे आ जाए, हर जगह फ्लोट हो जाए और वो कंसिडर होती है एज एन एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस और इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। मौका दिया गया कि आप बैक ट्रैक कर जाएं या कौम से माफी मांगे या बताएं कि जनाब काबीना ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। और ये जो सो कॉल्ड करारदाद भी वैसी है, इस करारदाद की ना कोई आईनी हैसियत है, कानूनी हैसियत है। मेरा ख्याल मैं कमो बेश नहीं, क्यों 20 फोन सुने हैं पूरी दुनिया से, जो मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि यहाँ अदालती फैसलों की ये तहरीक अगर पार्लियामेंटेरियन करेंगे तो आम आदमी को कौन पूछेगा, कौन उसका। अब मैंने तो फिर कहा उन सबको, मैंने कहा जी हम इसको बड़ा सीरियसली टेकअप कर रहे हैं और इसके बारे में जो भी रेमेडीज लेनी है, जैसे ये तौहीन अदालत के हवाले से बताया गया है या बाकी मामलात में अगर लेकर चले तो वो हम आराम से नहीं बैठेंगे। क्या इस फैसले को कुछ चैलेंज करने के लिए कोई ऑप्शन है पीडीएम हुकूमत के पास? अच्छा, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने उठाया है। पीडीएम हुकूमत ने इस फैसले को अगर चैलेंज करना है, वो तो खुद उन्होंने इस प्रोसीडिंग का बाइकआउट कर दिया और बाकायदा जो है ना पार्टी के तौर पर तो पेश ही नहीं हुए। जब उन्होंने अपने आप को खुद निकाल लिया तो उनके पास चैलेंज करने का सिर्फ एक है, नजरसानी का, जिसे रिव्यू कहते हैं आर्टिकल 188 के तहत। वो भी सिर्फ एरर की बात है, इसमें तो एरर कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा जो है वो कानूनी तौर पर कुछ नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा तकारीर और ये चीजें हो रही हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अजहर साहब आपका भी, आरिफ चौधरी साहब आप थे, दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करेंगे। अदलिया के लिए बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।